अब आते हैं भारत की डिजिटल क्रांति पर, जिसका सपना स्टारलिंक के जरिए पूरा होने की उम्मीद है। अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का इंडिया प्लान रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक पोस्ट लिखी जिसमें इस बात के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्टारलिंक का नाम नहीं लिया, बस ये बताया कि मस्क से उनकी कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन उनके शब्दों में ही कुछ संकेत छिपे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि इलॉन मस्क से बात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें इस वर्ष की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय भी थे। हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की है। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 दिन पहले 16 अप्रैल को स्टारलिंक का एक प्रतिनिधिमंडल भारत में था। इसमें कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट चैड गिब्स और सीनियर डायरेक्टर रायन गुडनाइट शामिल थे। इन लोगों ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की। खुद पीयूष गोयल ने उनके साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। पीयूष गोयल ने बताया कि उनके साथ स्टारलिंक की अत्याधुनिक तकनीक और भारत में भविष्य की निवेश योजनाओं पर चर्चा की गई। उसके बाद पीएम मोदी और मस्क के बीच डायरेक्ट बातचीत हुई है, जो भारत में स्टारलिंक के फ्यूचर प्लान का इशारा। इसी साल 13 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी में मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। तब से ही यह चर्चा होने लगी थी कि इलॉन मस्क की टेस्ला और स्टारलिंक का भारत आना तय है। उस बैठक के बाद ही टेस्ला के लिए हायरिंग भी शुरू हो गई, जबकि पिछले महीने जियो और एयरटेल ने स्टारलिंक से डील की घोषणा की। एक्सक्यूज मी। स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क है जो दुनिया भर में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सुविधा देती है। इसे इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है। यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देती है, खासकर उन इलाकों में जहां ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल होता है। स्टारलिंक फिक्स्ड और मोबाइल दोनों तरह की सेवा देती है। अब सवाल है कि अगर स्टारलिंक भारत में आएगा तो क्या बदलाव हो सकते हैं। नोट कर लीजिए, स्टारलिंक के भारत में आने से डिजिटल क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। किसी भी मौसम में यह कारगर है। जो इलाके आज तक इंटरनेट की दुनिया से दूर हैं, वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की पहुंच हो जाएगी। उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी होगी जहां ऐसी सर्विस का अभाव है। स्टारलिंक सैटेलाइट तकनीक पारंपरिक ब्रॉडबैंड की तुलना में अधिक गति और विश्वसनीयता प्रदान कर सकती है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा मिलेगा। बाढ़, बारिश, भूकंप या आपदाओं के दौरान भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बनी रहेगी, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए सर्विस मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। व्यापार और रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इसके संभावित सुरक्षा जोखिमों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वैसे स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस थोड़ी महंगी जरूर होगी। अब तक जहां जहां ये सेवा उपलब्ध है, वहां के डेटा के आधार पर तो ऐसा लगता है। हालांकि अभी भारत में स्टारलिंक के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, ये तो तब पता चलेगा जब कंपनी इसका ऐलान करेगी। स्टारलिंक के पास पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। वो सैटेलाइट बनाते भी हैं, अपना सैटेलाइट लॉन्चर भी है, सैटेलाइट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। एक ये यूनिक फीचर है जो किसी और ऑपरेटर के पास मिलेगा नहीं ना। जो हम डार्क स्पॉट बोलते हैं कि यहाँ पे कवरेज बिल्कुल नहीं है, वहाँ तुरंत बगैर कोई काम किए हुए एक्स्ट्रा वहाँ पे काम सर्विसेज पहुँच सकती हैं। कवरेज का ही है मेन इशू, और जिसको स्पीड ज़्यादा चाहिए और रिलायबिलिटी ज़्यादा चाहिए, वो इसके ऊपर निर्भर कर सकते हैं। जहाँ अभी कवरेज बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे ये स्टारलिंक या भारतीय एयरटेल का सैटेलाइट के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिक्र में अब उस खबर का जिक्र करते हैं जिसे देखकर आपके मन में देश की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। खबर श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर दिया गया है। मतलब भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मान्यता दी गई है। और इसी खबर पर आज हमने फिक्र की फाइल तैयार की। इस शुभ समाचार की जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है।
वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के कुल 14 अभिलेख अंकित हो गए हैं। उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे नया नाम श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र का है, जबकि वर्ष 2024 में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र और आचार्य आनंदवर्धन के ग्रंथ श्रेहृदय लोकन को शामिल किया गया था। साथ ही ऋग्वेद की हस्तलिपियां, मुगल कालीन ऐतिहासिक दस्तावेज साहिब आलम जैसे ऐतिहासिक अभिलेख मौजूद हैं। वो लोग जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी है और उसके सूत्रों को अपनी जिंदगी में आत्मसात किया है, वो शायद इसकी महानता को समझ सकते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी और रील युग वाली जनरेशन को भगवद गीता के बारे में कुछ जरूरी बातें जाननी चाहिए। कुछ वक्त पहले अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक और परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के नाम पर हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, जिसे शायद हमारे बहुत सारे नौजवानों ने देखा होगा। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि रॉबर्ट ओपनहाइमर भी भगवद गीता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने गीता पढ़ने के लिए खास तौर पर संस्कृत भाषा सीखी थी। इतना ही नहीं, दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी भगवद गीता पढ़ी थी और दावा है कि इसके बाद उन्होंने जो लिखा था उससे आपको सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ की शक्ति समझ आएगी। आइंस्टाइन ने कहा था कि जब मैंने गीता पढ़ी तब मैंने विचार किया कि कैसे ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, तो मुझे बाकी सब कुछ व्यर्थ प्रतीत हुआ। लेकिन भगवद गीता का महत्व सिर्फ यहां तक नहीं है। इसे भारतीय समाज के साथ भारतीय सिनेमा में भी उसी आस्था और श्रद्धा के साथ दिखाया गया है। बॉलीवुड की कई फिल्मों में किसी न किसी किरदार को आपने अदालत में भगवद गीता पर हाथ रखकर एक संवाद बोलते सुना होगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि अब इस तरह के सीन आज की फिल्मों में नहीं होते, लेकिन आज भी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में गीता हाथ में लेकर शपथ लेने की परंपरा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपने हाथों में भगवद गीता लेकर शपथ ले चुके हैं। यह बात उस दौर की है जब मोदी वर्ष 2001 और 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन विशेष बात यह है कि ऐसी परंपरा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार विदेशों में आज भी अपनाई जा रही है। फिर चाहे ब्रिटेन की 27 वर्ष की सांसद शिवानी राजा हो, जिन्होंने पिछले वर्ष ही ब्रिटिश संसद के अंदर भगवद गीता हाथों में लेकर सांसद पद की शपथ ग्रहण की थी। कुछ ऐसा ही काम वर्ष 2022 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी किया था, जब उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में गीता लेकर वोट की। अब हम आपको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में बताते हैं, जिसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। नाट्य शास्त्र को दुनिया का सबसे पुराना रंगमंच, विज्ञान का ग्रंथ माना जाता है। इसे भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र में अलग अलग विधाओं पर आधारित 36 अध्याय हैं, जिसमें नाटक, नृत्य, संगीत, मंच सज्जा, वेशभूषा से लेकर भाव भंगिमा तक सब कुछ विस्तार से समझाया गया है। आप इसे दुनिया का पहला थिएटर मैनुअल भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ में रस को नाटक की आत्मा बताया गया है। श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांति, कुल 9 रसों की अवधारणा यहीं से शुरू हुई। नाट्यशास्त्र एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो तीनों कला रूपों में संगीत, नृत्य, नाटक को एक सूत्र में पिरोता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम और कथक इसकी परंपरा से निकले हैं। थिएटर हो, फिल्म हो या डिजिटल कंटेंट, नाट्य शास्त्र के सिद्धांत आज भी कलाकारों को भाव और कहानी कहने की कला सिखाते हैं। वैसे आपको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में भी जानना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति और विरासत का एक एल्बम बन चुका है। यूनेस्को ने वर्ष 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर शुरू किया। इसकी शुरुआत विश्व की अहम विरासतों को पहचान देने के उद्देश्य से की गई। इसका मकसद विरासतों को संरक्षित करना और इसे लोगों तक पहुंचाना था। इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में ऐतिहासिक दस्तावेज, पांडुलिपि और कई दुर्लभ पुस्तकें अंकित हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में कई चित्र, फिल्में और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है, जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व है। अब वो खबर जिस पर देश भर में संवैधानिक विमर्श चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि
संविधान के आर्टिकल 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेषाधिकार लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया। पिछले 24 घंटे से आर्टिकल 142 ट्रेंड कर रहा है, बहस छिड़ी हुई है, सियासी बयानबाजी चल रही है। तो सवाल है कि जिस आर्टिकल को धनखड़ न्यूक्लियर मिसाइल बता रहे हैं वो है क्या? सबसे पहले ये जान लेते हैं। आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए डिक्री या आदेश पास करने का अधिकार है। इस आर्टिकल के तहत दिया गया आदेश पूरे देश में ठीक उसी तरह लागू होता है जैसे संसद से बना कोई कानून। यानी एक तरह से आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को असीमित शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के तहत कई ऑर्डर पास किए हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार की याचिका पर राज्यपाल के अधिकार को लेकर सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया। उसी फैसले में राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर 3 महीने में फैसला लेने की बात भी लिखी। इसी पर पूरी बहस चल रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। इस पर संविधान विशेषज्ञों की अलग अलग राय है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने आर्टिकल 142 के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल किया। अयोध्या मामले में इसी अनुच्छेद के तहत फैसला दिया गया। इसी आर्टिकल के तहत चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम को खारिज करते हुए हारे हुए उम्मीदवार को विजेता घोषित किया था। भोपाल गैस त्रासदी केस में पीड़ितों को $470 मिलियन के मुआवजे का आदेश दिया गया। 8 अप्रैल को राज्यपाल और तमिलनाडु सरकार के विवाद में लटके सभी 10 बिलों को स्वीकृति दी गई थी। कोर्ट ने इन मामलों को कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय का उदाहरण माना। अगली खबर संशोधित वक्फ कानून की है। यह मामला सर्वोच्च अदालत में लंबित है। कुछ प्रावधानों पर खुद सरकार ने ही रोक लगा दी, लेकिन विरोध प्रदर्शन की आग थम नहीं रही है। आज जुमे की नमाज पर देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय का आंदोलन दिखा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धमकी दी कि आने वाले दिनों में आंदोलन उग्र होगा। बोर्ड का दावा है कि जब किसान आंदोलन के समय सरकार झुक गई तो हमारे सामने भी झुकना होगा। वहीं वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि अगर उनकी रिपोर्ट असंवैधानिक साबित हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे। हमारी प्रॉपर्टी हमारी जायदाद में आपका क्या अख्तियार होगा? या फिर किसी के तानाशाही की वजह अगर किसी को मुखिया हम बना लें, कि हम कैसे कबूल कर सकते हैं? कल भी हमारा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हम हर वक्त इसके खिलाफ में आवाज उठाते ही रहेंगे। मोदी जी को वापस लेना होगा ये कानून को। भाई सवाल ये, आप कोर्ट में तो धमकी क्यों दे रहे हैं? वैसे जब अदालत, कानून और संविधान की बात चली है तो एक अपडेट आपको दे देते हैं। देश भर में प्रचार के दौरान एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए चुनाव आयोग अब इसके दुरुपयोग पर लगाम कसने की तैयारी में है। आयोग जल्द एआई के प्रयोग पर व्यापक दिशा निर्देश जारी करेगा। इनकी झलक इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार गाइडलाइन में राजनीतिक दलों, मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट का स्पष्ट रूप से खुलासा करना अनिवार्य होगा। खासतौर पर डीप फेक और फर्जी वीडियो / ऑडियो पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान तय किए जाएंगे। गाइडलाइन का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि एआई का इस्तेमाल चुनावी संवाद को बेहतर बनाने के लिए हो। इसका उपयोग मतदाताओं को गुमराह करने या उनकी पसंद को प्रभावित करने के लिए ना किया जाए। आयोग का मानना है कि एआई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सहायक बन सकता है, लेकिन इसकी आड़ में निजता और निष्पक्षता से समझौता नहीं होना चाहिए।